Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. As you people are know that we are doing the previous year paper series. In this, we are currently in the CAPF 2023. Okay, we done with the 2 episodes. This is the episode 3 of the series. In this, we will look into the next 30 questions of this previous year paper. Okay, so without wasting any further time, let's move toward the question number 61. We are done with the 60 questions in the last 2 episodes. This is the third episode, and we will move towards next 30 questions, that is 61 to 90 questions in this series. And this is the second last episode of the series. Okay, so and if you are not aware that we are done with the previous year paper of CAPF 2024, CDS 2025 first, and 2024 second, as well as we are done with the Geoscientist 2025 paper. So if you didn't check out that, I suggest you that you should go and check out the playlist. In this playlist are created for your convenience. Okay, so let's move toward the question number 61, that says, in humans, urea is mainly formed from the metabolism of which one of the following components of food. कौन से component से यूरिया का मेटाबॉलिज्म होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे फैटी एसिड्स नहीं, विटामिन से भी नहीं होता, आप ग्लूकोज से भी देखोगे, इससे भी मतलब कि मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज अमीनो एसिड. अमीनो एसिड बेसिकली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द components of the food. Okay, let's move toward the question number 62, that says the lymph is mainly formed from the plasma of the blood and it surrounds the cell. The main difference between the blood and lymph is basically lymph is मतलब कि lymph में आप देखोगे तो ये है ना, यहाँ पे आरबीसी नहीं होता, दैट इज रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, और तो लिम्फ डज नॉट कंटेन द डब्ल्यूबीसी, नहीं डब्ल्यूबीसी होता है लिम्स में, है ना. तो यहाँ पे इसको ये नोट हो हट जाएगा. यहाँ पे लिम्स कंटेन्स बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, नहीं इसमें आरबीसी नहीं होता, है ना, ये वाला नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी होता है इसमें. लिम्फ डज नॉट कंटेन एनी सेल, नहीं इसमें सेल्स होती हैं. ओके, सिर्फ आरबीसी नहीं होता, और तो डब्ल्यूबीसी तो होते ही. ओके, सो हियर यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 63 said, for the digestion of carbohydrate, protein and fat, enzymes such as amylase, trypsin, lipase are required. It is secreted into the duodenum through. तो ये बेसिकली ये है ना, किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है इनके डाइजेशन के लिए? तो यू विल फाइंड ये पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसके द्वारा सीक्रेट किया. बाइल जूस के द्वारा नहीं होता, प्लाज्मा के द्वारा भी नहीं होता, लिम्फ्स के द्वारा भी नहीं होता, बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस होता है, उसके द्वारा रिलीज होते हैं. ओके, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 64 सेज, लैक्टिक एसिड दैट इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज फॉर्म्ड. तो ये बेसिकली किसके क्यों फॉर्म होता है? पहला होता है गिव एनर्जी फ्रॉम द फेट से एनर्जी नहीं देगा. इट गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द लंग्स, ये वाला भी देख सकते हैं अभी. थर्ड गया, इट गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. ओके, ये वाला भी देख सकते हैं, इट गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द विटामिन. नहीं, ये वाला तो नहीं होगा, विटामिन से नहीं देता. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो यहाँ पे आप देखोगे बी कह रहा है कि इट गिव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. नहीं, ये बेसिकली ये है ना, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, बट बेसिकली ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज होता है ना, वो देता है, तो जिससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो ना वी विल feel that. Okay, so here you will find that option C is going to be correct. Here you may find confused between the option B and C, but if you ultimately go with the answer key of UPSC, then you will go with option C. यहाँ पे 65 question, 65th question says fiscal deficit is the in the यूनियन बजट मीन्स. फिजिकल डेफिसिट किससे रिलेटेड है? बेसिकली ऑप्शन ए सेज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू. ने ये भी तो नहीं होगा. सेकंड बोल रहा है नेट इंक्रीज इन द बोरोविंग्स ऑफ द यूनियन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नहीं, ये वाला भी नहीं होगा. थर्ड क्या बोल रहा है? द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोविंग्स. बेसिकली सम ऑफ द डेफिसिट प्लस द नेट इंक्रीज होता है ना. फिजिकल डेफिसिट को बेसिकली बोरोविंग से बना जोड़ा जा सकता है ना. ओके, नेट बोरोविंग्स. ओके, टोटल बोरोविंग. फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोविंग. यहाँ पे आप देखोगे तो सम ऑफ द बजटरी डेफिसिट, जो भी बजटरी डेफिसिट है, प्लस जो भी नेट इंक्रीज है ना एक्सटर्नल और इनका ये एक्सटर्नल और इंटरनल बोरोविंग्स में, उनका जो टोटल वो क्या बनाएंगे? टोटल बोरोविंग बनाएंगी, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे जो कि फिजिकल डेफिसिट के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके,
So let me just wipe the screen for you. Okay, so here let's move toward the question number 66, that says which one of the following is the largest component of the revenue expenditure in the government budget 2023 2022 एंड 2023। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट 2 बजट्स थे ना, उनमें से मतलब कि हर बजट में ये वाला क्वेश्चन आता है, एंड ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना, सॉरी नहीं इंटरेस्ट पेमेंट, यस ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। ओके, यूनियन बजट का ये वाला आई थिंक सीडीएस और सीएपीएफ में भी आ चुका है, इसके बाद में भी 2023-2024 के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 67 सेज the adequacy of foreign exchange reserve of a country is captured by which of the following indicators। बेसिकली इंडिकेटर ये कौन से इंडिकेटर्स के द्वारा कैप्चर की जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बोल रहा है कि एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की एडिक्वेसी को मेजर बेसिकली जीडीपी के बेसिस पे, जीडीपी रिजर्व टू जीडीपी रेशियो पे नहीं किया जाता है ना, बाकी इसको इम्पोर्ट रिजर्व टू इम्पोर्ट रेशियो पे किया जाता है, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो पे किया जाता है, रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 सेज if all the people of an economy increase their portion of income they save, the total value of saving in the economy will either decrease or remain unchanged, this phenomena is known। so यहाँ पे आप देखोगे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि all the people of the economy increase the proportion of their income they save, the total value of saving in the economy will either decrease or remain unchanged, this phenomena। ये phenomena क्या बोला जाता है, तो ये बेसिकली इस phenomena को बोला जाता है paradox of theft, है ना। So now it's your duty to tell me in the comment section that what is the paradox of prosperity as well as crowding out and crowding in। That is your homework, please do it carefully। okay, क्वेश्चन नंबर 69 से, क्योंकि ये वाले एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ काफ़ी नई टर्म्स है ना, जैसे पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट हो गया, थ्रिफ्ट हो गया, पैराडॉक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हो गया, ये वाले आप याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, 69 सेज द banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total asset, this ratio is known। मतलब कि काफ़ी जैसे कि केस इन हैंड है ना, इन हैंड, कैश इन हैंड, ओके, एंड द टोटल एसेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन बी दैट सेज के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो हियर यू विल फाइंड दैट ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 सेज a simple harmonic motion of a particle is repeated as y is equal to 10 cos omega t 10, the acceleration of the particle at the time t is equal to pi upon 2 omega will be, the symbol here carries their usual meaning। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। सो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन को फॉर्मूले बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो बेसिकली हमें दे रखा है y दे रखा है, तो y से एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, a इज इक्वल टू दैट इज डी वाई अपॉन किसके बेसिस पे करेंगे, डी टी के, है ना, प्रीफिक्स पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे a इज इक्वल टू डी अपॉन, लेट मी एड वन पेज फॉर यू। ओके, सॉरी, वेट image, new page। okay, so here you can see we can say a is equal to, हमने देखा था dy अपॉन dt दे रखा था, यहाँ पे y की जगह क्या लिखा था, तो d अपॉन dt, y क्या था, y था ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 ओमेगा 10, ये क्या था, एक मिनट, जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन। ओके, 10 ओमेगा, सॉरी 10 कोस ओमेगा टी, ओके 10, ओके ये वाला था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ओमेगा था, ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इसका टी के मतलब कि
बेसिस पे आप कहना इसका अगर डेरिवेशन करोगे तो यू विल फाइंड दैट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 दैट इज ओमेगा साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया, आप देखोगे कोस का क्या होगा, माइनस का साइन हो जाएगा, है ना, कोस का डेरिवेशन है ना, ये ओमेगा था जो एक्स्ट्रा था टी के साथ वो यहाँ आगे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा इतना माइनस का था, v इज इक्वल टू ये आ गया। अब ए निकालना है तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, सेम प्रोसेस होगा, है ना, डी वी डी अपॉन ये हो गया माइनस का 10 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप देखोगे ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज माइनस का 10 ओमेगा डॉट ये फिर ओमेगा कोस ओमेगा टी आ जाएगा, है ना, ये ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है कुछ ना कुछ, है ना, अगर टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पाई अपॉन 2 ओमेगा, टी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस का 10 ओमेगा स्क्वायर ये कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसको अंदर ले लो 2 अपॉन पाई अपॉन 2 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा हट जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस का 10 ओमेगा स्क्वायर कोस पाई बाई 2 पाई कोस पाई बाई 2 दैट इज कोस 90, दैट उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन देखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ओके, हियर यू विल फाइंड एक्सीलरेशन विल बी गोइंग टू ऑप्शन सी दैट इज जीरो। ओके, so let's move toward the question number 71 that says a wire of resistance R is cut into 4 equal parts. Okay, these parts are then connected in the parallel. Okay, if the equivalent resistance of the combination is R dash then the ratio R dash upon R क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे R dash is equal to 4 पार्ट्स में बांटा है ना, तो ये हो गया 4 अपॉन R, है ना, ये भी 4 अपॉन आर हो जाएगा, 4 अपॉन आर ये हो जाएगा, ये वाला भी 4 अपॉन आर हो जाएगा, है ना, आर डेज के बारे में दिखाया रहा है, तो ये 1 अपॉन आर डेज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 16 अपॉन आर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, आर ये आर डेज अपॉन आर निकालना है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, आर डेज अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 72. Question number 72 says, in experiment 1, a bar magnet is moved towards a conducting wire loop excessively with a magnet's north pole facing the loop. In experiment 2, the same process is in the experiment 1 is repeated except that the south pole of the magnet face the loop. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। बेसिकली यहाँ पे जब उसकी मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज की है तो बेसिकली यहाँ पे करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो हियर यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए that says the direction of the current in the loop will be opposite nature in the both experiments. So option A is going to be correct option। यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है the direction of the current in the loop will be in the same, ना सेम कैसे होगी, एक में साउथ पोल है एक में नॉर्थ पोल है, बेसिकली ये तो चेंज होगा ही। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, नो करंट विल बी फ्लो इन द आइदर ऑफ द टू ऑप्शन, नहीं करंट तो फ्लो हो गई है ना। ऑप्शन डी मोर करंट विल फ्लो इन द लूप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नहीं ये वाला जो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's move toward the next question that is 73rd that says which of the following correctly explain the change in the season of the earth। सीजन में के मतलब कि जो चेंज होता है सीजन में ऑफ द अर्थ कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो पहला दे रखा है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, सेकंड दे रखा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, थर्ड दे रखा है रिवोल्यूशन ऑफ द मून एंड अराउंड द सन, फोर्थ दे रखा है इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विद द अदर प्लैनेट। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कह सकते हैं दैट इज द टिल्ट इन द अर्थ मोशन, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ द सीजन इन द अर्थ। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं रोटेशन रिवोल्यूशन और टिल्ट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारे फिनोमेना प्लीज रिवाइज केयरफुली, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इनमें से कॉन्फर्म आता ही आता है। ओके,
And question number 74 says, consider the following statement. फर्स्ट क्या बोल रहा है, द ग्रेट नॉर्थ प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द बेसिन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो कि आप पढ़ते हो जब भी आप फिजिकल जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हो. दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. ओके. सेकंड क्या दे रखा है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. डेफिनेटली रिवर्स, तीन रिवर्स का एक पार्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो पीपल भी बढ़ेंगे. थर्ड क्या बोल रहा है, बिटवीन द यमुना एट द दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर्स अवे देयर इज ए ड्रॉप ऑफ 200 मीटर और इन द एलिवेशन. डेफिनेटली ये भी करेक्ट है. प्लस इसको आप अगर हमारे कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर है ना ऑल थ्री आर करेक्ट ऑप्शन है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट ऑप्शन. बिकॉज यहाँ पे अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑप्शन मोस्टली ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 75 says, consider the following statement. पहला क्या दे रखा है, many of the world's largest mountain chain exist beneath the earth. Yeah, definitely first is going to be correct. ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड बोल रहा है सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज द हाईलैंड आर्क. हाँ, मतलब कि काफी कुछ है, सम दे रखा है ना, तो हाँ ये वाला भी करेक्ट है. थर्ड क्या बोल रहा है, द मिड ओशियनिक रीजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन. ये भी करेक्ट है, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना. फोर्थ क्या बोल रहा है, द मिड अटलांटिक रीज राइजेस 33 मीटर्स अबाउ द सी फ्लोर. नहीं, रीज दे रखा है तो ये वाला तो कहाँ से राइज होगा, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. Option D is that 1, 2 and 3 all are correct and fourth is not going to be correct. Question number 75 says ग्रासलैंड दे रखा है, फिर रीजन दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे वेल्स देखोगे तो आप देखोगे कि इसको साउथ अफ्रीका से मिला दो, फिर आप काटोगे कि डी को 2 से मिलाया तो ये वाले होंगे, ये वाले कट जाएंगे. यहाँ पे देखोगे तो फिर ए का हो जाएगा 3 पेरीज हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया. हमें देखना है पंपास और स्टेपी बेसिकली साउथ सूडान वाला एरिया में हो गया. ये सॉरी सूडान वाला एरिया में हो गया स्टेपी. सो यहाँ पे यूरेशिया पार्ट हो गया. पंपास हो गया ये ब्राजील वाले एरिया में हो गया. तो यहाँ पे होगा ये साउथ अमेरिका. सो यहाँ पे आप देखोगे दैट सेकंड का फर्स्ट कौन सा है, सेकंड का बी का फर्स्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 77 says, consider the following statement about the millets. मिलेट्स क्या है, इसके बारे में हम ये स्टेटमेंट पढ़ के रिप्लाई करना है. ओके. फर्स्ट इज द मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड एज to the climate resistant crops because they can grow on arid lands with minimum input and maintenance. Definitely you can take an example of bajra in the Rajasthan. You will find that Rajasthan is an arid area, mostly the western Rajasthan. So in that area millets are grown, bajra is grown. So yes, definitely it is going to be correct option. Second says millets are good source of minerals, dietary fibers and antioxidants and protein. Yeah, definitely ये वाला तो गलत क्यों होगा. थर्ड क्या बोल रहा है, मिलेट्स इंक्लूड सोरगम अकाउंट फॉर द लेस देन 3% ऑफ ग्लोबल फूड ग्रेन. तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला भी करेक्ट है. हियर यू विल फाइंड ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, जिसको आप अपने वो हमने जो ट्री काफ को फॉर्मूला कुछ भी कह रहे हो उसके हिसाब से भी चलोगे तो ऑल थ्री आर गोइंग टू बी करेक्ट. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना, जितना दिमाग लगाओगे उतना फंसोगे इसमें. क्वेश्चन नंबर 78 सेज ये क्या दे रखा है, द नेक्स्ट 3 आइटम्स आर based on the survey on the occurrence of the vowels in a certain book irrespective of whether they are in the upper or lower cases. Vowels there के उनके percentage there के 78th question says, for how many pairs of the vowel in the chance of occurrence of any one of the two more than 34 in the book. सो बेसिकली 34 मतलब कि 2 को मिलाना है तो जिससे कि 34 से ज़्यादा बनेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे 34 किससे बनेगा, तो ए को रखो पहले, स्टेचुरी ए को पहले यहाँ पे रखो, ए के साथ में कौन सा करोगे जिसको 34 से ज़्यादा आएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे ये कितना हो गया 35. ओके. ए प्लस ई के साथ हो जाएगा, ए एक है ना ए आई भी हो जाएगा. ओके. फिर ई के साथ जाओगे तो ई के साथ हमने ए को तो ऑलरेडी ले चुका है ना, ई के साथ ही आएगा नहीं, ई के साथ क्योंकि 45 है तो ये तो ऑलरेडी है, तो इसके साथ आई भी आ सकता है ना, इसके साथ में ओ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है. ओके. फिर क्या होगा, है ना, फिर बाकी सारे आ चुके हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो 5 ऑप्शन है जिनमें 34 से ऊपर आ सकता है. तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. 79 क्वेश्चन सेज, among the 3 vowels which occurs minimum numbers of time, what is the
percentage of occurrence of the letters that occurs with the maximum number of time among them. So basically जो minimum 3 numbers है वो क्या है 15, 8 और 12. 15, 8 और 12. यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से जो मैक्सिमम इन तीनों में से जो वो कितना होगा 15, उनका उसका मतलब कि कितने अमंग द टाइम्स पूछा है. तो बेसिकली इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, ये 35 हो गया. इनका परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दो. ये वाला कितना हो जाएगा, ये 5 से काटोगे ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. ये बेसिकली हो गया 300 अपॉन 7 हो जाएगा. तो आप देखोगे इसमें, सो ये बेसिकली हो जाएगा 42 right, 6/7%. Okay, so option A is going to be correct. Question number 80 says, if O and U irrespective of their upper and lower case occurs exactly 5040 times, then how many times does the letter E occurs in the book in the upper and lower case? So बेसिकली हमें E पूछा है तो हमें देखना है कि है ना O और U जो कि साथ में आ रहे हैं वो कितने टाइम आएंगे. तो O कितनी बार आ सकता है, 8 बार आ सकता है. U कितनी 12 बार आ सकता है, तो टोटल 20 हो गया है ना. E कितनी बार आएगा, E कितनी बार आएगा, तो ये O प्लस U कितना हो गया 20. हमें पूछा है कि E जो कि 45 है वो कितना आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20x इज इक्वल टू हाफ 5040, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 20 के लिए इतना है तो एक के लिए कितना होगा, इतना तो बेसिक पता ही होगा मैथ्स. फिर हमें क्या निकालना है, 45 के लिए निकालना है E के लिए. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 20, इनको 45 से करोगे, काटोगे इससे, तो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन दैट इज D इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. आपको तो सारी की सारी ये करनी है कैलकुलेशंस. ओके, यहाँ पे लेट मी जस्ट क्लीन द पेज. Okay. Question number 81 says, suppose A, B, C are the three distinct natural numbers such that A plus B plus C is equal to 3 ABC. So basically इसका एक है ना, आपको मतलब एक नंबर याद ही आ रहा होगा 1, 2 and 3 वाला है ना. सो यहाँ पे हो गया, ये टोटल मिला होगा 6 हो जाएगा. इनको मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 6 हो जाएगा. पहला क्या दे रखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इज द नेचुरल नंबर. बेसिकली इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनको तीनों का टोटल कर दो, बता कितना n कितना है, n 3 नंबर है, सो 3 हो जाएगा. तो बेसिकली ये 6/3 हो जाएगा 2. सो हियर योर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. हार्मोनियस मीन ऑफ A, B एंड C लाइज बिटवीन 1 and 2. हार्मोनियस मीन क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है n/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि n कितना 3, ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 3 × 6 ये नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 9 + 2 11 हो जाएगा, ये 18/11 हो जाएगा. जिसको आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा जो कि कितना है 1 और 2 के बीच में. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 82. 82 क्या बोल रहा है, लेट मी जस्ट चेक. क्वेश्चन नंबर 82. ओके, सो हियर इट विल से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनेटली लेसर. सो पॉपुलेशन एजिंग में क्या होता है कि जो एवरेज पॉपुलेशन होती है ना वो बढ़ जाती है. एवरेज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यानी कि जो है ना ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो बढ़ गए है ना, जिससे क्या होगा कि पॉपुलेशन एज होती है, यानी कि पहले 20 थी पॉपुलेशन, फिर क्या हो गया एज वाले बढ़ गए तो ये वाली 25 हो गई. तो यहाँ पे क्या हो गया ना ओल्ड एज वाले पीपल बढ़ गए, जिससे बिकम प्रोपोर्शनेटली लेसर. ओल्ड एज वाले बढ़ते हैं, लेस नहीं होते, कम नहीं होते. तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. सेकंड, इन द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द पॉपुलेशन इज हायर इन हाई एज ग्रुप इज इंक्रीज्ड. हाँ डेफिनेटली वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मतलब कि रिप्रोडक्शन वगैरह के मतलब कि प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, जिसके कारण जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, प्लस जो यंग पॉपुलेशन है उसका रेशियो कम हो रहा है. एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू यूज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इफेक्टिवली टू रूल दिस वर्ल्ड, to rule the economy, to rule the trade and to rule the soft power. Okay, here 83 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, 84th क्वेश्चन says,
क्या बोल रहा है 84 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज एन टर्म एडोप्टेड बाय द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सो बेसिकली क्लाइमेट एम्पावरमेंट, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट है ना, ये एक टर्म है जो यूएनएफ ट्रिपल सी ने एडॉप्ट की। ओके, यस, पहला करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है जो देर का है ना, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, डेफिनेटली करेक्ट है ना। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 85 सेज व्हाट इज द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव। क्लाइमेट न्यूट्रल इनिशिएटिव क्या है? तो ये बेसिकली फर्स्ट क्या बोला, इट एनकरेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव द कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। ये थोड़ा सा मतलब कि सुपरफिशियल टाइप में हो गया ना, सुपरफ्लोज, इसमें ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गए, तो ये वाला इनकरेक्ट है। सेकंड वाला देखोगे, इट डिराइव्स इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। डेफिनेटली पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उससे ही ये ना इसका एम डिराइव होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। 86 क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्वच 2023। क्वच के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो ये बेसिकली फर्स्ट सेज इट इज ए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस टू प्रोटेक्ट द इंडियन बॉर्डर्स। डेफिनेटली ये नहीं है, क्वच इससे 2023 वाला इससे रिलेटेड नहीं है, है ना। सेकंड क्या बोल रहा है, इट इज द इंडियाज नेशनल लेवल हैकथॉन जॉइंटली लॉन्च्ड बाई AICTE and BPRD to tackle the cyber threats. Yes, definitely B is going to be correct. यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन B is correct, ऑप्शन A is not correct. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन B is going to be right option. 87 question says which of the one of the following statement with reference to the Neolithic period is not correct. Neolithic period के बारे में कौन सा correct नहीं है? So यहाँ पे आप देखोगे तो पहला देर का है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडिंग ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल एंड पोट्री, ये वाला तो इसका फीचर है। फिर देखोगे सेकंड वाला, दिस पीरियड इज नोन फॉर द न्यू स्टोन रोज, डेफिनेटली इसको बोला जाता है। थर्ड क्या बोला है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्स ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। नहीं, ये वाला गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ओके, द राइट आंसर। ओके, डी पूछा है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फाउंड मेहरानगढ़ में फाउंड हुए, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पोट्री टाइप। पोट्री टाइप कौन सा नहीं है ये? तो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्चर्ड पोट्री है, ये वाला तो है, ये वाला अभी देखेंगे। ये हो गया नदन ब्लैकवेयर पोट्री, ये वाला है ना, पॉलिश्ड है ना। और ये हो गया ब्लैक रेड वेयर वाला, ये वाला भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन डी इज the right option, correct option here. Okay, question number 89 says which one of the following statement about following political centers find a mention in the Ashokan inscription। अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन सा पॉलिटिकल सेंटर है जो मेंशन, जो एक है ना मेंशन है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी दैट इज सुवर्णगिरी से का मेंशन है एक पॉलिटिकल सेंटर के तौर पे। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको मतलब रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि यू शुड रीड अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शंस दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। यू विल फाइंड 1 or 2 डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। The question has appeared in recent CDS 2025 exam also about the Ashokan inscriptions. So I advise you please read this Ashokan inscriptions carefully. इनको आप बढ़िया से याद कर लो। ओके, ये आप डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा, प्लस आप जैनिज्म बुद्धिज्म को भी कर सकते हो, उनसे भी 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन कॉइन इज नॉट करेक्ट। एंशिएंट इंडियन कॉइन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला क्या बोल रहा है, इंडो ग्रीक इश्यूड द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम एंड द इमेज ऑफ द रूलर, ये वाला तो करेक्ट है ना। सेकंड क्या है, द कुशानाज इश्यूज द फर्स्ट गोल्ड। यस, डेफिनेटली कुशानाज ने जो कनिष्क था उसने ये फर्स्ट गोल्ड कॉइन मतलब कि मेजरली इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली। तभी तो कनिष्क के नाम से ही अभी तनिष्क चल रहा है ना, तनिष्क जो टाटा का है ज्वेलरी स्टोर या कुछ भी बोल सो, है ना। तो वो बेसिकली इसी तरह कनिष्क के नाम से इंस्पायर्ड है, उसको कनिष्क के नाम से तनिष्क कर दिया। ओके, सो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या हो गया, कुशाना गोल्ड कॉइन वाज डिफरेंट इन द वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय द कॉन्टेम्परेरी। नहीं, ये वाला डिफरेंट तो नहीं थे, सही थे, मतलब कि सिमिलर ही थे। ऑप्शन डी बोल रहा है दीज कुशाना
gold coins have been found from the several sites in the northern and southern पर ये फाउंड भी हुआ था. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, so we are done with the 90 questions in this session. In this episode we did 30 questions, and I hope you learned something from this session, and I advise you that please follow these sessions religiously. These sessions are meant and are created just for your examination, है ना? So please be very attentive in these sessions. I have seen that people are just watching for some time and then leave that. I suggest you that watch it carefully and watch the full session in one go. That will be the help, only help that I can do for you for your examination. Okay, and you can also join our Margdarshak platform for mentorship, where you will get free one-to-one call support for like guidance related to CDS, NDA, CAPF or FCAT examinations from the veterans or from experienced person and toppers of these examinations. Okay, so that is for today. I hope you learned something from this session, and we will meet tomorrow with the next session, next episode of this series. Thank you.